चैनल टेक्निकली शुभ हम। तो अगेन मैं इस वीडियो में एक और गुड न्यूज़ के साथ आपके सामने आया हूँ, जिसमें कि बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा बहुत ही लार्ज नंबर में वैकेंसी आई हुई है। अराउंड 170 प्लस वैकेंसीज़ हैं, वो भी आईटी स्पेशलिस्ट में। इसके अलावा और भी जो एमबीए कैंडिडेट्स हैं जिनका एमबीए कंप्लीट हो चुका है, फिनेंस में हो गया या फिर सेल्स क्रेडिट एनालिस्ट, इन सब में भी वैकेंसीज आई हैं। बट मैं आईटी स्पेशलिस्ट से रिलेटेड ही बात करूँगा। तो कौन कौन से रोल के लिए वैकेंसी आई हुई, इन सब के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि एक के बाद नई नई वैकेंसीज आईटी डोमेन के लिए आ रही है। तो जो मैं पहले लास्ट 6 मंथ्स पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि आने वाले टाइम पे बहुत सारी वैकेंसीज बैंक के द्वारा दी जाएंगी एज अ आईटी ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए, या फिर स्केल 2 स्केल 3 डायरेक्ट आपको डोमेन स्पेसिफिक भी वैकेंसीज आएंगी। तो वो वही हो रहा है अभी तक। आपने देखा एसबीआई ने इतने लार्ज नंबर में वैकेंसी क्रिएट किया, उसका अभी रिटर्न का रिजल्ट आ गया, अभी इंटरव्यू है। उसके अलावा अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का हो गया, या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया। इसके अलावा अभी सीबीआई ने भी कॉन्ट्रैक्चुअल पे निकाला, बट कहीं ना कहीं आ रहा है वैकेंसीज। और इसके अलावा भी यूको बैंक ने भी निकाला है वैकेंसीज आईटी ऑफिसर के लिए। उसके बारे में नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करूँगा कि क्या उसका पैटर्न है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही आप सभी से बोलूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो जो इस तरीके के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आईटी में वैकेंसीज अभी भी आ रही हैं और आने वाले 2025 में भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो उसका प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, सब कुछ के बारे में मैं अपने चैनल के थ्रू आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको नॉलेज होगा। अभी तक बहुत कैंडिडेट्स को पता ही नहीं रहता था कि यार बीटेक कर लिया कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, ईसी में, और आईटी एमएनसी कंपनीज में चले जाते हैं और अपना जॉब करते हैं। वो भी एक अच्छी जॉब है, नो डाउट, वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब कोई अगर है तो आईटी इंजीनियर है। बट अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब लेना है और उसके साथ उसको चाहिए और भी पर्क्स, एक स्टेबिलिटी फैक्टर, जॉब रिस्क ना रहे, अगर ये सब आप कंसिडर करते हो एज ए इंडिविजुअल, तो आपको डेफिनेटली इस तरीके के एग्ज़ाम्स देने चाहिए। तो चलिए अब वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो वैकेंसी दी है, इसका जो एप्लीकेशन डेट है स्टार्ट होने का, ये आपका 28 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, और इसका लास्ट डेट है आपका 17 जनवरी 2025। तो आप इसके बीच में अपना एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर देना। और ये रेगुलर पोस्ट के लिए वैकेंसी, ये कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है। आप एज ए ऑफिसर यहाँ पे ज्वाइन करोगे स्केल 2 स्केल 3 स्केल 4 में, तो ये रेगुलर पोजीशन है। दूसरी चीज़ है, जो रजिस्ट्रेशन होगा पूरा ये ऑनलाइन ही होने वाला है। इसके अलावा जो भी इसमें कैंडिडेट्स होंगे अपनी एलिजिबिलिटी को पक्का देख लें। इसमें कुछ आप फेक मत करना कि आपका बीटेक नहीं है, या फिर आपका एमसीए कंप्लीट नहीं है, या फिर डिग्री में कुछ प्रॉब्लम है, परसेंटेज में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, फिर 4 साल का एक्सपीरियंस, तो आपका एक्सपीरियंस नहीं है, फेक एक्सपीरियंस दिखा रहे हो, कहीं पे आपने काम किया नहीं है, या फिर कहीं और से आपने किसी इंस्टीट्यूट से अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शो कर रहे हो। तो ये सब तरीके की चीज़ें में इन्वॉल्व मत होना एक जॉब के लिए। एट द एंड सब कुछ हो जाएगा, भले कितने भी अच्छे हो पढ़ने में, इंटरव्यू भी क्लियर कर लोगे, बट जब वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे आप पकड़े जाओगे कि आपका 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो आप कैसे इसमें अप्लाई किया आपने, तो आपका सारा मेहनत सब वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रोसीजर में अपना पड़िएगा। जिनका जो एक्सपीरियंस है, जिस चीज़ में आप अप्लाई करना चाहते हो, आप बेसिकली आप अप्लाई कीजिए। बहुत सारे रूल्स के लिए हैं, जिन्होंने जावा में जिनका नॉलेज है, या फिर एसक्यूएल में है तो वो डेटा एनालिटिक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डीबीए के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में। तो वो डोमेन स्पेसिफिक आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, आपकी एक्सपीरियंस में, या फिर जिनका एक्सपीरियंस है दूसरे में भी अप्लाई करना चाहता है, अगर उसके पास वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है और कहीं ना कहीं वो मैच कर रहा है, तो आप डेफिनेटली अप्लाई करना। तो इस तरीके की चीज़ों से आप बिल्कुल हट के रहना कि किसी तरीके से फेक कर ले, या फिर तो वो कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे। अब बात करते हैं कि इसमें, जैसे मैंने वैकेंसीज़ के बारे में बात की, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट्स, इसमें जो पोस्टिंग की बात है, तो ये नहीं केवल आपको हेडक्वार्टर में बिठाएंगे, इन्होंने साफ साफ लिखा है कि ओनली कैंडिडेट्स विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया शुड अप्लाई। बट एक बात क्लियर है कि जो आईटी स्पेशलिस्ट डोमेन में जाएंगे उनकी कभी पोस्टिंग कहीं रूरल एरिया में नहीं मिलेगी, या फिर कोई विलेज में, गांव में जैसे पीओ को मिलती है, क्लर्क को मिलती है, ऐसा आईटी के साथ नहीं होता। उनको या तो हेडक्वार्टर में बैठाएंगे
या आरओ में रीजनल ऑफिस, हेड ऑफिस, या फिर इसके अलावा आपके जो मेट्रो सिटीज़, ये मैक्सिमम उन्हीं जगह पे आप बैठोगे, डेटा सेंटर जहाँ पे आपको ज़्यादातर आईटी रिलेटेड वर्क देखना है। तो ये फर्स्ट चीज़ आपका मैं क्लियर कर रहा हूँ। बाकी जो पोजीशंस आई हुई है इसमें बहुत सारे पोजीशंस है। एग्रीकल्चर के लिए भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर, क्रेडिट एनालिस्ट, सीनियर मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट। तो जिनका एमबीए है वो भी इस एग्ज़ाम्स को अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास एमबीए करने के बाद जो एक्सपीरियंस है 2 साल 3 साल का, तो वो अपना देख के इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं इस वीडियो में आईटी से रिलेटेड ही बात करूँगा। तो अब आगे बात करते हैं कि आईटी में कौन कौन से वैकेंसीज आई हुई हैं। तो पहले तो जो डिपार्टमेंट है एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, इसमें टोटल 9 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें जो फर्स्ट है एक स्केल 1 के लिए उसका जो पोजीशन है ऑफिसर इन सिक्योरिटी एनालिस्ट। तो आप एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट वहाँ पे ज्वाइन करोगे स्केल 1 में। इसमें जो टोटल वैकेंसी है इसमें 5 है। बाकी जो कैटेगराइजेशन है मैं बाद में उसके बारे में डिस्कस करूँगा, किस में यूआर में कितना, ईडब्ल्यूएस में कितना। यहाँ पे टोटल वैकेंसी हम बात कर लेते हैं। और इसका जो एज लिमिट है ये मिनिमम 22 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 32 ईयर्स, इसके बीच में आप हैं तो आप अप्लाई करना। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मैंडेटरी आपका बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, या फिर आईटी में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर आप एमसीए या एमएससी इन कंप्यूटर साइंस होने चाहिए, या फिर एमएससी इन आईटी, या फिर एमएससी इन साइबर सिक्योरिटी। तो इन सब में आपने अगर बीटेक किया हुआ है या फिर एमसीए एमएससी इस डोमेन में किया है तो आप एलिजिबल हो। और इसमें ये भी लिखा है कि प्रेफर्ड किया जाएगा जो जिन कैंडिडेट्स के पास एसओसी सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेशंस हैं। तो उसमें अलग अलग सर्टिफिकेशन के बारे में दिया है, जिनके पास अगर सर्टिफिकेशन है तो उन्हें कहीं ना कहीं इंटरव्यू टाइम पे एक प्रेफरेंस मिलेगा। और इसमें वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है इन आईटी सिक्योरिटी, या वो बैंकिंग में हो, या फिर किसी इंश्योरेंस कंपनी में हो, या फिर किसी अच्छे आईटी एमएनसी कंपनी में हो, या फिनटेक में हो। तो इन सब में किसी में अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है सिक्योरिटी में, इन आईटी सिक्योरिटी, तो आप एलिजिबल हो। इसमें 1 साल का मांगा है एक्सपीरियंस स्केल 1 के लिए। बाकी बात करें मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट जो स्केल 2 के लिए है, इसमें टोटल वैकेंसी केवल 2 ही है, ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। और इसकी एज क्राइटेरिया बात करें तो एज क्राइटेरिया जो है 24 से लेकर 34 ईयर्स। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सेम वही बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी ईसीई में होना चाहिए, या फिर एमसीए एमएससी इन आईटी साइबर सिक्योरिटी के अंदर है, एमएससी इन साइबर सिक्योरिटी, नहीं कि एमसीए इन साइबर सिक्योरिटी। एमसीए अपने में अगर आपका एमसीए केवल है तो भी आप एलिजिबल हो, और सर्टिफिकेशन आपके पास है तो वो प्रेफरेंस आपको मिलेगा। इसमें जो वर्क एक्सपीरियंस मांगा है, वर्क एक्सपीरियंस टोटल इसमें 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, या तो आईटी कंपनीज में हो, या फिर बैंकिंग इंश्योरेंस, या फिर फिनटेक में आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हो। बात करें आगे सीनियर मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट जो स्केल 3 के लिए है, इसमें टोटल वैकेंसी 2 है। और जो मिनिमम एज क्राइटेरिया बोल रखा है मिनिमम 27 से लेकर 37 ईयर्स। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है जो मैंने स्केल 1 स्केल 2 के लिए बताया है। बाकी अब बात करें इसमें एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, इसमें 6 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्क। तो ये हो गया ऑफिसर जो सिक्योरिटी वाले में, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जिनकी पोस्टिंग होगी। अब बात करते हैं जो मेन जो वैकेंसी आई है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, इसमें टोटल 177 वैकेंसीज है अलग अलग रोल के लिए। तो एक एक करके हम बात करते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो आई है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा है, वो है सीनियर डेवलपर फुल स्टैक जावा। तो यार आप जानते हैं बैंकिंग में जावा का डॉटनेट का बहुत ज़्यादा रोल है, तो जिनका भी जावा में फुल स्टैक डेवलपर है तो वो एलिजिबल है इसके लिए। और दूसरी चीज़ ये स्केल 3 डायरेक्ट है आपका, स्केल 3 आप समझ रहे हो, सीनियर मैनेजर, डायरेक्ट सीनियर मैनेजर आप बनोगे यहाँ पे। और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 26। एंड एज क्राइटेरिया जो है मिनिमम 27 ईयर्स से लेके मैक्सिमम आपका 37 ईयर्स के बीच में आप हो तो आप एलिजिबल हो। बाकी इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है फुल टाइम आपका बीई या फिर बीटेक या फिर एमसीए इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें अगर आपका है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एंड उसके साथ साथ में मिनिमम आपका जो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए फुल स्टैक जावा में, तो वो होना चाहिए आपका 6 इयर्स का। अगर 6 साल आपका वर्किंग हो चुका है और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप
उसमें अगर आप लाई करते हो या फिर और एज क्राइटेरिया में लाई करते हो तो डेफिनेटली आपको ये अप्लाई करना चाहिए। बहुत अच्छी ये वैकेंसी है और बहुत अच्छा डायरेक्ट आपको स्केल 3 सीनियर मैनेजर मिलेगा यहाँ पे। सो यू शुड अप्लाई जिनका भी एक्सपीरियंस 6+ ईयर्स है। बाकी बात करते हैं दूसरा, उसी में उसके नीचे जो डेवलपर फुल स्टैक जावा, ये स्केल 2 है डायरेक्ट मैनेजर लेवल पे। इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी है, डबल डिजिट में अगर वैकेंसी आती है आईटी में, वो भी डायरेक्ट स्केल 2 स्केल 3 के लिए, तो बहुत अच्छी मानी जाती है। अदरवाइज़ 2 3 4 5 वैकेंसी ज़्यादा नहीं आती। तो जो कैंडिडेट्स पहली बार देख रहे हो उनको लग रहा है यार कहाँ 10 वैकेंसी 20 वैकेंसी 26 पोस्ट में कहाँ ही मैं सेलेक्ट हो पाऊँगा, तो ये सब दिमाग से आप बिल्कुल निकाल दो। एक एक वैकेंसी के लिए फ़ाइट होती है। अगर आप पहले उस इंटरव्यू को क्लियर करते हो, रिटर्न क्लियर करते हो, तो आप डेफिनेटली सेलेक्ट होगे। तो इसमें टोटल वैकेंसी 20 है। बाकी जो एज क्राइटेरिया की बात करें तो 24 से लेकर 34 ईयर के बीच में आप हो तो आप एलिजिबल हो। बाकी इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुल टाइम BE BTech इन कंप्यूटर साइंस IT। एक इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि जैसे सीनियर डेवलपर में स्केल 3 में उन्होंने MCA को एलिजिबल किया है, बट यहाँ पे MCA नहीं लिखा है, तो ये वन ऑफ द क्वेरी हो सकती है कैंडिडेट्स की। तो आई थिंक सो इन्होंने इस चीज़ को जानबूझ के इस तरीके से केवल उनको BE BTech चाहिए, MCA नहीं चाहिए, बट ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि आप स्केल 3 में आप MCA देख रहे हो और स्केल 2 में MCA नहीं ले रहे हो एलिजिबिलिटी में, तो उनको ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए। तो जो MCA कैंडिडेट्स हैं यू शुड वेट, हो सकता है विद इन अ वीक इसके ऊपर या तो चेंजेस आ जाएंगे, और मैं भी अपने तरफ से RTI डालूंगा जिससे कि मैं पता करने की कोशिश करूँगा कि क्या MCA एलिजिबल है या नहीं। तो और इसमें जो वर्क एक्सपीरियंस की बात करें जावा डेवलपर में, ये 3 ईयर का अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस। तो ये हो गया, ये 2 वैकेंसी अच्छी खासी है जावा में। बाकी इसके बाद बात करें सीनियर डेवलपर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये भी डायरेक्ट स्केल 3 के लिए है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 10 है और सेम एज क्राइटेरिया वही आपका 27 से लेकर 37, और फुल टाइम BE BTech इन कंप्यूटर साइंस IT। यहाँ पे उन्होंने MCA नहीं लिखा हुआ है, तो आई थिंक सो उन्होंने इस चीज़ को जानबूझ के, उनको नहीं चाहिए MCA कैंडिडेट्स या फिर जो भी है, आई नीड टू क्लेरिफाई ऑन दिस। बाकी आप अपने तरीके से भी मेल करके उनसे पूछ सकते हैं। तो इसमें जो है मिनिमम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 6 चाहिए। बाकी एक और वैकेंसी स्केल 2 के लिए मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 10 है और वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम एज स्केल 3 जो मैंने ऊपर बोला, 24 से लेकर 34 एज क्राइटेरिया है, फुल टाइम BE BTech इन कंप्यूटर साइंस IT। वर्क एक्सपीरियंस इसमें 3 साल का चाहिए क्योंकि स्केल 2 है। इसके अलावा इन्होंने क्लाउड इंजीनियर, ETL डेवलपर, सीनियर ETL डेवलपर, API डेवलपर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सीनियर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, फिनेकल डेवलपर, सीनियर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट, चीफ मैनेजर डेटा साइंटिस्ट, ये स्केल 3 स्केल 4 पे भी है। डेटा वेयर हाउस ऑपरेशन, .NET डेवलपर स्केल 2 पे आया हुआ है, IT इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, डेटा प्रोफाइलिंग, तो बहुत सारी वैकेंसीज है। एक है सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। तो यहाँ वैकेंसीज की कमी नहीं है, बस वही है कि आपके जिस रोल में है, अगर आपका 6 साल का एक्सपीरियंस है तो स्केल 3 के लिए एलिजिबल हो, 3 साल से ज़्यादा है तो आप स्केल 2 के लिए एलिजिबल हो, और जिनका 1 साल का एक्सपीरियंस हो स्केल 1 के लिए भी कुछ वैकेंसीज हैं। तो जैसे चीफ मैनेजर डायरेक्ट आपका स्केल 4 भी है, डेटा प्राइवेसी कंप्लायंस ऑफिसर, इसमें वैकेंसी केवल एक ही है। तो बहुत सारा चीज़ें इसमें एक एक करके, जिनको एक बार अच्छे से आप खुद से भी नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो आप जिस रोल के लिए एलिजिबल हो। मैंने जो हार्डली जो मेजर वैकेंसीज कंटेन कर रही है उसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। तो इसमें जो है ये तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ पोस्ट और जो आपका एक्सपीरियंस इसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। और इसमें पूरा उन्होंने कैटेगराइजेशन भी कर रखा है कि इसमें UR कैटेगरी में कितना है या फिर आपका EWS में OBC कैटेगरी में। तो ये सब आप अपने से एक बार देख लेना, क्योंकि ये फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उसका कोई मतलब है नहीं। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो डेफिनेटली आपको एक बार नोटिफिकेशन खुद से ही पढ़ना चाहिए। यहाँ पर मैं मेजर चीज़ें डिस्कस कर ले रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हो गई। बाकी इसमें एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट। ये नहीं कि आप 6 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप स्केल 1 के, वो स्केल 2 के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, स्केल 3 के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, या फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में भी अप्लाई कर दिया, डेटा एनालिस्ट में भी अप्लाई कर दिया,
या फिर और किसी प्रोफाइल में, तो ये आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो। आप केवल एक ही पोस्ट में अपने डिज़ायरेबल पोस्ट जिसमें आप ज्वाइन करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मैच कर रहा है उसके हिसाब से आप अप्लाई करना केवल एक ही पोस्ट के लिए। तो बाकी लोकेशन ऑफ पोस्टिंग मैंने बता ही दी, एनीवेयर इन इंडिया, बट ज़्यादातर वो हेड ऑफिस, रीजनल ऑफिस, हेडक्वार्टर में आपको रखेंगे जो IT स्पेशलिस्ट जाएंगे। स्केल ऑफ पे की बात करें तो स्केल ऑफ पे में जो स्केल 1 होता है इसका बेसिक पे स्टार्टिंग है 48,480 और इसके अलावा आपके DA हो गया, HRA हो गया, बहुत सारे अलावेंस मिला के ये अराउंड आपका पैकेज बन जाता है 16 लाख के करीब। और स्केल 2 का है बेसिक पे 64,820 जिसका पैकेज अराउंड 23 लाख के करीब है। उसी के बाद स्केल 3 की बात करें तो स्केल 3 का बेसिक पे ही 85,920 है। इसके बाद आपको HRA है, पेट्रोल अलावेंस है, DA है और स्पेशल अलावेंसेस बहुत सारे हैं। तो मेन बैंकिंग में आपको अलावेंसेस पर्क्स इतने अच्छे होते हैं सैलरी के अलावा। तो आप जो इंटरेस्टेड है अप्लाई करना। एंड एक और चीज़ क्रेडिट हिस्ट्री, इसमें आपका जो होना चाहिए, इसमें लिखा है कि द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द अबव पोजीशंस शैल इंश्योर दैट दे मेंटेन अ हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री एंड शैल हैव अ मिनिमम सिविल स्कोर ऑफ 650 और अबव एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो जिनका सिविल स्कोर 650 प्लस से ऊपर है तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जिनका नीचे है 600, 550, तो अभी टाइम है। आप उसको बहुत सारे तरीके होते हैं सिविल स्कोर अपना बढ़ाने का, वो करके आप 650 प्लस तक उसके ऊपर ले जाओ कि ज्वाइनिंग तक आपका क्रेडिट हिस्ट्री सही रहे, सिविल स्कोर आपका अच्छा बने। देखिए बाकी प्रोबेशन की बात करें तो इसमें प्रोबेशन जो है इसमें टोटल 1 ईयर का प्रोबेशन रहेगा और सर्विस बॉन्ड भी जो रेगुलर सर्विस बॉन्ड होती है वो आपका इसमें बॉन्ड भी रहेगा जिससे कि आप मैंडेटरी इतने ईयर्स आपको सर्व करने रहेंगे। इससे पहले आप अगर छोड़ोगे तो आपको इतना एक्स अमाउंट आपको पे करना रहेगा। कुछ बैंक्स में 2 लाख का होता है प्लस GST, तो वो डिपेंड करता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता ही दिया। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर, यस, तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ये क्या है, क्या डायरेक्ट इंटरव्यू होगा या फिर कोई ऑनलाइन असेसमेंट होगा या फिर GD होगा या फिर किस तरीके से, या फिर रिज्यूमे से शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। इसके ऊपर इन्होंने जो बोला है कि इसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे। अब जैसे जावा के लिए हो गया, जावा में अच्छी खासी वैकेंसी है 3 इयर्स वाले में, तो 3 इयर्स में अगर कैंडिडेट्स इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर वर्क एक्सपीरियंस, और सपोज़ करो उन्होंने 10,000 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, तो 10,000 कैंडिडेट्स के लिए 20 पोस्ट के लिए सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा बैंक को। वो ऐसा तो नहीं है कि सबको शॉर्ट लिस्ट कर ले या फिर रिज्यूमे से शॉर्ट लिस्ट करेंगे, तो उतना वो फेयर नहीं होगा कैंडिडेट्स के साथ। उसमें अच्छा कैंडिडेट भी हो सकता है रिज्यूमे की वजह से ना शॉर्ट लिस्ट हो, या फिर जो पढ़ने में अच्छे हैं या फिर जिनका वर्क एक्सपीरियंस भी अच्छा है वो हो सकता है मे भी किसी रीज़न की वजह से सेलेक्ट ना हो पाए अगर ये रिज्यूमे बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग होगी तो जहाँ तक चांसेस हैं, या फिर जो अभी तक जो बैंक कराती है, वेरियस बैंक्स जो रिक्रूटमेंट लेती है वो रिटन टेस्ट कराती है अगर नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट्स है ज़्यादा है। तो इन्होंने रिटन टेस्ट का भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अगर सपोज़ करो जो जावा डेवलपर इनका रिटन टेस्ट होगा तो उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसमें है पहला आपका रीजनिंग है। रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 25 रहेंगे, मैक्स उसके जो टोटल मार्क्स है 25, मतलब ईच 1 क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क्स। और इंग्लिश लैंग्वेज में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, एंड फोर्थ वन इज़ प्रोफेशनल नॉलेज 75 क्वेश्चंस 150 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। और जो 75 मिनट्स मिलेंगे आपको पहले इंग्लिश रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्वांट के लिए 75 मिनट्स मिलेंगे, जिसमें आपको टोटल 75 क्वेश्चंस रहेंगे। बाकी जो 75 मिनट्स अलग से मिलेंगे वो प्रोफेशनल नॉलेज के लिए होंगे, जिसमें आपको 75 क्वेश्चन मिलेगा और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल 150 मार्क्स होंगे। और बात करें तो टोटल इस हिसाब से जो क्वेश्चन होंगे टोटल 150 एंड टोटल मार्क्स 225 एंड टोटल ड्यूरेशन आपका 150 मिनट्स, मतलब 2.5 घंटे का पेपर आपका है। और इसमें भी जो सेक्शनल जो है टेस्ट है, जो इंग्लिश रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये केवल क्वालिफाइंग है। ये आपके जो मेरिट जो बनेगा इंटरव्यू के लिए जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स होंगे, इसमें केवल आपको क्वालिफाई करना है। जिस मार्क्स से आप क्वालिफाई करोगे या फिर जो इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा वो केवल प्रोफेशनल नॉलेज के स्कोर पे ही आएगा।
तो आपको प्रोफेशनल नॉलेज में अच्छा करना रहेगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट्स जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इसमें आपको स्कोर एटलीस्ट 40% करना पड़ेगा जनरल कैटेगरी को, जनरल एंड EWS कैटेगरी को, एंड 35% फॉर ऑल अदर कैटेगरीज। बाकी जो आपका स्कोर मेन जो क्राइटेरिया जो फुलफिल करना चाहिए आपका प्रोफेशनल नॉलेज में, आप अच्छा स्कोर करो, क्योंकि वहाँ पे आपको 150 मार्क्स का है। तो उसमें आप जितना हाई स्कोर करोगे उसमें आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए भी हेल्प करेगा, और इंटरव्यू के लिए उसी स्कोर की बेसिस पे कट ऑफ आपका डिसाइड होगा। सपोज करो 150 में 70 मार्क्स का कट ऑफ जाता है, तो केवल 70 से ऊपर जिनका प्रोफेशनल नॉलेज में आया है वही सेलेक्ट होंगे। आप भले मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में बहुत अच्छा कर लो, मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हो, बट प्रोफेशनल नॉलेज में आप अच्छा नहीं करोगे तो सेलेक्ट नहीं होगे। तो यहाँ केवल क्वालिफाई करना है आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, क्योंकि बैंक भी जानता है कि, और ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि जो ऑलरेडी डेवलपर है, जो वर्किंग है, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एकदम मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है यहाँ पे। तो आप आउट ऑफ 25 मार्क्स आप 8-10 मार्क्स, और टू बी ऑन द सेफर साइड 13-15 के करीब स्कोर कर ले रहे हो, आप आराम से वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 40% बोल ही रहे हैं। तो 40% 25 मार्क्स का आप निकाल लेना, 50% इसका 12.5 होता है, उससे भी और, तो अराउंड 10 मार्क्स के करीब इसमें चाहिए, तो आप आराम से स्कोर कर लोगे। इतना बहुत टफ नहीं होता, क्योंकि एक क्वेश्चन समझ लो एक तरीके से 1 मिनट के लिए है, तो बहुत टफ नहीं रहेगा ये। तो आपका जो इंटरव्यू का कॉल आएगा, आपका प्रोफेशनल नॉलेज के स्कोर पे ही आएगा, कट ऑफ जब डिसाइड होगा। तो आपको प्रोफेशनल नॉलेज में अच्छे से मेहनत करनी है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर सपोज़ करो कैंडिडेट्स उतने अप्लाई नहीं कर रहे हैं, सपोज जैसे फुल स्टैक जावा डेवलपर जो सीनियर मैनेजर स्केल 3 है, वहाँ पे 26 पोस्ट है, और वहाँ पे अराउंड 100 ही स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एक एक्सपीरियंस को जैसे जैसे फिल्टर लगेगा कैंडिडेट्स के पास, उतनी एप्लीकेंट्स कम होते जाएंगे। जो इंटरेस्टेड है वही अप्लाई करेंगे। अब 6 ईयर्स के वर्क एक्सपीरियंस पे बहुत सारे जो होते हैं IT वाले जो बंदे हैं, वो होते हैं या तो फॉरेन के लिए ट्राई करते हैं कि फॉरेन निकल जाए, या फिर अगर वो ऑलरेडी सेटल्ड है तो दे डोंट वांट टू चेंज द जॉब और ये सब चीज़ें। और जिनको करना है वही इंटरेस्टेड जो होते हैं वही अप्लाई करते हैं। तो वहाँ पे आपके ज़्यादा चांसेस हैं शॉर्टलिस्ट होने के, और डायरेक्ट हो सकता है आपका इंटरव्यू भी हो। तो जहाँ जहाँ पे वैकेंसीज कम है, 5, 6, 7 वैकेंसी ऐसी हैं, अगर वो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स कम रहेंगे तो आपका डायरेक्ट भी शॉर्टलिस्टिंग हो सकता है। बाकी मैंने बता ही दिया रिटर्न का जो पैटर्न है, आप प्रोफेशनल नॉलेज की पढ़ाई कर सकते हैं, और भी एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं वो काम आएगा ही। तो ये हो गया आपका जो एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर है। लेट मी चेक, और कोई पॉइंट अगर मैंने मिस किया है तो मैं वो भी बता दूँ आपको। हाँ, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, डॉक्यूमेंट्स आपका स्टार्टिंग में चेक नहीं होगा कि आप जो 6 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, या फिर आप केवल 5 साल 11 महीना 28 डेज ऐसे करके भी अगर आप हो, और अपने आप को 6 साल दिखा रहे हो, या फिर इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस दिखा रहे हो, या फिर ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस दिखा रहे हो, तो वो कंसिडर नहीं होगा। आपका फुल टाइम जॉब जब से स्टार्ट हुआ है, सपोज करो किसी का 25 अगस्त 2021 या 2020 से स्टार्ट हुआ है, और उसको अभी अप्लाई करना है 3 ईयर्स वाले में स्केल 2 के लिए, तो वो एलिजिबल हो जाएगा। या फिर इसके अलावा जिनका 2016 से काम कर रहे हैं, 17 से काम कर रहे हैं, और वो 6 साल का एक्सपीरियंस शो कर, तो जिनके पास टोटल उसमें गैप वैप आप इंक्लूड मत कर देना। तो इन सब का बिल्कुल ध्यान रखना, कैलकुलेट कर लेना कि आपका 6 साल का एक्सपीरियंस हो रहा है स्केल 3 के लिए, तभी अप्लाई करना। अदरवाइज़ आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। DV जब होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब वहाँ पे आप आउट कर दिए जाओगे, तो ज़्यादा बुरा लगेगा आपको, क्योंकि सब सिलेक्शन हो जाए एंड एट द एंड ये सब चीज़ों की वजह से दिक्कत हो। तो आप बिल्कुल मेक श्योर आप अपना जो वर्क एक्सपीरियंस है कैलकुलेट कर ले रहे हैं, उसमें कोई आप फॉर्जरी करने की कोशिश ना करें, बेटर है आपके लिए, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आपका पूरा वेरिफिकेशन अच्छे से होता है। तो ये हो गया। बाकी जो एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें, तो एप्लीकेशन फ़ी जो है ये 600 है जनरल कैटेगरी EWS एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए, प्लस GST, एंड 100 रुपीज़ फॉर ऑल अदर कैटेगरीज। तो बेसिकली यही पूरा था। तो मैंने पूरा जो प्रोसीजर इसका है, नंबर ऑफ़ पोस्ट हो गए, इन सब के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है। और तो रिटर्न की जिन जिनको प्रिपरेशन करनी है अच्छे से स्टार्ट कर दे प्रिपरेशन करना, और इंटरव्यू के लिए भी ये बहुत अच्छा मौका है, स्पेशली जावा वालों के लिए, .NET के लिए भी है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और भी डेटा एनालिस्ट, इसके अलावा और भी हैं। तो अपने अपने रूल के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, और आने वाले टाइम में और भी वैकेंसीज आएंगी अलग बैंक से। तो जो जो इंटरेस्टेड है लगे रहिए। आपको अगर सिलेक्शन चाहिए
तो कुछ टाइम तो आपको यहाँ देना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा प्रिपरेशन में, तभी आपका सिलेक्शन होगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपका कोई क्वेरी है स्पेसिफिकली तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।